तो स्टूडेंट्स आज जो है डे 27 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट सेकंड है। टॉपिक्स पढ़ के सुना दूं। रोटेशनल ईएमएफ, इंडक्टेंस, डेफिनेशन, एनालॉजी, करंट इन इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, एडी करंट्स, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर। और हाँ, एक बात आप लोगों से और बताई थी कि कुछ टॉपिक, चूंकि ये क्रैश कोर्स है इसलिए जो है पूरा डिटेल में, जैसा कि साल भर मैं पढ़ाता हूँ वैसा तो यहाँ पे मैटर आपको नहीं मिल सकता है। फिर भी कोशिश ये की जा रही है, कर रहा हूँ मैं, कि कुछ कुछ छोटे छोटे से वीडियो स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मैं आप लोगों को जो है बना करके देता हूँ। आप लोग उसको देखें और फायदा उठाएं। मामला शुरू होता है यहाँ पे रोटेशनल ईएमएफ का। रोटेशनल ईएमएफ का है और इसकी शुरुआत होती है यहाँ से कि ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक रॉड है जो कि घूम रहा है अबाउट वन एंड। ये वाला एंड मान लीजिए फिक्स है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको मैंने ओपी मान लिया। ये ऐसे चला गया है। अब ये बता दूं कि ये छोटा सा एंगल डी थीटा मैंने माना हुआ है, तो ये एल हो गया, ये क्यू हो गया। तो पी क्यू को आप कह सकते हो ये एल डी थीटा है। और चूंकि ये बहुत छोटा है इसलिए आप पी क्यू को चाहो तो स्ट्रेट भी मान सकते हो। स्ट्रेट मानने से आपको फायदा क्या होगा? कहीं स्ट्रेट मानने से फायदा ये होगा कि हम यहाँ पे इसको ट्रायंगल मान सकेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान होगा। तो E बराबर डी फाई अपॉन डी टी बी इंटू डी ए अपॉन डी टी। डी ए बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एल डी थीटा। तो ये हाफ एल स्क्वायर डी थीटा हो गया। तो ये B हो गया अपॉन में D अपॉन डी टी, हाफ एल स्क्वायर डी थीटा। E बराबर हाफ हो गया, B हो गया एल स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो गया। ये है रोटेशनल ईएमएफ। इसका दूसरा फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये पाई एल स्क्वायर बी एफ हो जाएगा। और इसका तीसरा फॉर्मेट भी आप देखें, पाई एल स्क्वायर, अगर ये पूरा ऐसे चक्का घूमता है तो आप देख सकते हो कि ये एक सर्किल बनाएगा और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। तो E बराबर आप पाई एल स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर की जगह पे A भी लिख सकते हैं, इंटू बी इंटू एफ भी लिख सकते हैं। ये बात हुई आपके पास रोटेशनल ईएमएफ की। अब आप जो है अगली हेडिंग पे आ जाए, इंडक्टेंस के लिए आ जाए। इंडक्टेंस की डेफिनेशन आपको जो आप किताबों में ढूंढोगे तो बहुत एक्यूरेट आपको जो है डेफिनेशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 1 मिनट में बात आपको समझ में आएगी। ध्यान से देखें जरा। E बराबर कहा गया एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे न्यूमैन्स लॉ था, ये आप जानते हैं। हमसे कहा गया कि हमारे पास 2 कॉइल हैं। ये हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और N1 बराबर N2 है। और एक और बात, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी फॉर 1 है, यहाँ पे डी फाई अपॉन डी टी फॉर सेकेंड है और यहाँ पे ये बात भी गिवन है कि ये ऐसा हो गया है, डी फाई अपॉन डी टी फॉर फर्स्ट इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी फॉर सेकेंड। यानी कि दोनों कॉइल्स के लिए ये बराबर है, ये बराबर है, बट E1 इज नॉट इक्वल टू E2। यानी कि यहाँ पे जरूर कोई न कोई चीज ऐसी रह गई है जिसको कि कंसीडर करना बाकी था और ये दोनों वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, कंसीडर नहीं कर पाए। ये जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस आ रही है, इट इज जस्ट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ रहा है, इट इज जस्ट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस के लिए कहा जाएगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल which merely depends upon the geometry of the coil and material of the coil as well as the medium in which it has been placed। अब जरा इसकी डेफिनेशन के बारे में हम आपको लाते हैं। यहाँ पे E बराबर एक फॉर्मूला आता है डेफिनेशन के लिए, हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ
इंडक्टेंस के लिए, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस के लिए, तो एक फॉर्मूला आता है माइनस का E बराबर माइनस का एल डी फाई अपॉन डी टी। तो L बराबर हो जाएगा माइनस का E अपॉन डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पे मैं कहूँ कि अगर डी फाई अपॉन डी टी को कर दिया गया है 1 वेबर पर सेकेंड, तो L की वैल्यू मॉडुलस E के बराबर हो जा रहा है। यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए यूनिट 1 वेबर पर सेकेंड, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, द सेम विल बी इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस। अब यहाँ पे एक बात आपको दिखानी है हमको एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी ये शब्द तीसरी बार आ रहा है अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे। एक आया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में, यानी कि रोटेशनल डायनामिक्स में। एक अभी कल परसों वाले चैप्टर में आया है जहाँ पे हमने आपको जो है मैग्नेटिज्म पढ़ाया था, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। और एक तीसरी एनालॉजी यहाँ पे आ गई। एनालॉजी के बारे में कहा गया यहाँ पे कि ये E बराबर है हमारे पास एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस साइन भी लगा लीजिए, माइनस साइन लगा लीजिए। माइनस साइन बताता है क्या? अपोजिशन के बारे में। अब बताइए E क्या है? कहेंगे E है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स का पहला फॉर्मूला आपकी जिंदगी में कौन सा आया है? कहेंगे वो तो सर आया है, हमेशा सभी को याद है, F बराबर एम ए। तो यही हो जाएगा F बराबर एम ए की जगह पे dv अपॉन dt। रिजेंबलिंग करें तो F की तुलना E से हो गई। ये मैकेनिकल फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। अब दूसरी तुलना जरा देखिएगा, M की तुलना L से हो गई है। ये मास हो गया, ये इंडक्टेंस हो गया। ये जो मास है ये एक्चुअल में इनर्शिया हो गया, मैकेनिकल इनर्शिया हो गया। तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया हो गया। इनर्शिया का मतलब हो गया कि कैसा भी प्रकार का चेंज किया जाए हमेशा विरोध ही विरोध रहता है। आप पॉजिटिव तरीके का चेंज करेंगे तो भी विरोध, नेगेटिव तरीके का चेंज करेंगे तो भी विरोध, यानी कि विरोध हमेशा होना ही होना है। ये क्या था? रेस्ट में है तो रेस्ट में बने रहना चाहते हैं, चल रहे हैं तो चलते रहना चाहते हैं, तब तक जब तक के बाहर से कोई फोर्स न लगा दिया जाए। आगे देखा जाए तो ये mdv हो गया है। mdv अगर ये बहुत छोटा है तो आप इसको इम्पल्स कह सकते हो, ये मैकेनिकल इम्पल्स हो गया। और ये LDI ये क्या? इलेक्ट्रोमोटिव इम्पल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स हो गया। अगर ये P बराबर mv कर दिया जाए तो यहाँ पे भी P बराबर L इंटू आई किया जा सकता है। अच्छा, अब आगे जरा देखा जाए तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक एनर्जी हो गई। ये मैग्नेटिक एनर्जी जो कॉइल है ये अपने अंदर स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी को स्टोर करता है। एक और आपको एनालॉजी दिखानी थी, माइनस का एल, आई की जगह पे आप चाहें तो डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप चाहें तो एम डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो अपने जगह बदलने वाली चीज है वो चार्ज है वो, और यहाँ पे देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ये चार्ज हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और आपसे एक बात ये करनी थी कि अभी तक के जो है हमको एक टाइप का सवाल देखने में कभी नहीं आया है। वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है सवाल कि du अपॉन dt बताइए। du अपॉन dt मतलब रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी बताइए आप। ये कभी नहीं पूछा गया है। तो आपने देखा कि u बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर, du अपॉन dt हाफ एल d अपॉन dt ऑफ आई स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एल 2i di अपॉन dt। डिफरेंशियल कर दिया मैंने, 2 कट गया, li di अपॉन dt। दिस इज द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन इंडक्टेंस। इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ये बातें हो गई। अब आप आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टर या कॉइल स्टोर करता है एनर्जी
इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनालॉजी वाली बात हो गई। अब जरा देखें आप करंट इन इंडक्टेंस के बारे में। करंट इन इंडक्टेंस के बारे में तो एक बात आपको वर्बली यूं ही बता दूं कि अगर आपके पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो इधर आपने स्विच प्रेस किया तुरंत करंट मैक्सिमम, उधर आपने स्विच रिलीज किया करंट तुरंत ड्रॉप हो गई जीरो पे। इंडक्टेंस अगर मौजूद है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। आपने स्विच को दबाया है, वेट कीजिए, करंट को बहने में ही अभी वक्त लगने वाला है, मैक्सिमम की तो बात भूल ही जाइए। इसलिए और जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे करंट तुरंत अचानक ड्रॉप जीरो पे नहीं होने वाली, अभी फिर से समय लगेगा। और यहाँ पे जब ग्रोथ की बात की जाएगी, ग्रोथ ऑफ करंट की बात की जाएगी, तो I बराबर I0 1 माइनस ई की पावर माइनस का R अपॉन L इंटू टी है। I0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और ये जो I बराबर है ये I0 1 माइनस ई की पावर माइनस का T अपॉन टॉप, और टॉ बराबर L अपॉन R, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इसको टॉ से शो करते हैं और इसका यूनिट सेकंड होता है और डायमेंशन कैपिटल T होता है। इफ T बराबर टॉ रख दिया जाए तो I बराबर आप देख रहे हो I0 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा। ई एक्सपोनेंशियल टर्म है और इसकी वैल्यू 2.7 होती है, तो I0 2.7 यहाँ रखोगे तो ये 1.7 अपॉन 2.7 हो जाएगा, ये 0.63 I0 हो जाएगा और ये 63 I0 हो जाएगा, 63 I0 हो जाएगा। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ये ग्रोथ ऑफ करंट है और अगली बात आप देखें डिके ऑफ करंट। डिके ऑफ करंट के लिए I बराबर I0 e की पावर माइनस का R अपॉन L इंटू टी, I बराबर I0 माइनस का T अपॉन टॉ, I0 वही रहेगा, टॉ वही रहेगा, सारी चीजें वैसे ही, बस यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी बदलने वाली है। फिर से T बराबर टॉ रखने जा रहे हैं तो I बराबर I0 e की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन e हो जाएगा, ये I0 अपॉन 2.7, 0.37 I0 या 37 I0%। बात को समझें, टाइम कांस्टेंट की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं कि अगर ग्रोथ सर्किट है, करंट की ग्रोथ हो रही है, तो आप यहाँ पे वो टाइम इंटरवल जितने समय में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। डिके वाले में यानी कि आपने स्विच को रिलीज कर दिया है, डिके वाले में वो टाइम इंटरवल जितने समय में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आ जाता है 37% इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे ये जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉल है। अब आप जो है यहाँ पे टाइप ऑफ इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। टाइप ऑफ इंडक्टेंस के बारे में तो यहाँ पे एक आता है सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का कहना है, सेल्फ इंडक्टेंस का कहना है कि हमारे पास एक ये सर्किट हो गया, की हो गई, ये एक कॉइल हो गया और ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे इसको प्रेस किया गया, की को प्रेस किया गया तो यहाँ पे करंट दौड़ गई, एन है, ये फाई है, और यहाँ पे जैसे ही करंट के मान में चेंज हुआ तुरंत ही फ्लक्स की वैल्यू में भी चेंज हो गया। यानी कि एक कॉइल में, एक सर्किट ने अपने आप को खुद को इंड्यूस कर लिया, नाम देते हैं इसको सेल्फ इंडक्शन। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट हो जाएगा, चेंज इन करंट हो जाएगा। ये एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, एन फाई बराबर एल आई, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, और इसका इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसका यूनिट वेबर पर एम्पियर है या हेनरी भी कहते हैं, वेबर पर एम्पियर या हेनरी भी इसका यूनिट होता है।
H से शो करते हैं। 1 मिली हेनरी 10 की पावर -3 हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी 10 की पावर -6 हेनरी। अब अगली बात आएगी फ्रॉम E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। मैंने इसे लिखा डी एन फाई अपॉन डी टी, मैंने लिखा एल आई अपॉन डी टी, मैंने लिखा एल डी आई अपॉन डी टी। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही, जहां पे एनालॉजी से पहले जो आई थी बात, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन निकाली थी मैंने। और अब यहाँ पे एक चीज आपको और बताएंगे, किसी सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का तरीका। तो तरीका फॉर कैलकुलेशन ऑफ एल, कैलकुलेशन ऑफ एल, तो पहला स्टेप है, सबसे पहले आप निकालें उस कॉइल से अटैच्ड सिमेट्रिक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा स्टेप है उसी के एरिया से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा। तीसरा स्टेप है, आप अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वहां पे आप n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चौथा स्टेप है n फाई बराबर एल आई कर दीजिए, आई आई कट जाएगा, एल कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको इसका उदाहरण भी देता हूं। एल ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल का हम निकालने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये कोई सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, बहने वाली करंट I है। तो पहला स्टेप के अकॉर्डिंग, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग जरा देखा जाए यहाँ पे क्या होने वाला है। यानी स्टेप वन मैंने आपको दिखा कर रखा हुआ यहाँ पे। स्टेप 1 क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। तो P बराबर हो रहा है म्यू 0 एन आई अपॉन 2r। अगला स्टेप फाई से फाई निकालिए, B इंटू ए करिए, म्यू 0 एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा स्टेप एन फाई निकालिए, एन फाई यानी कि n से मल्टीप्लाई करिए, ऐसा आ गया। एन फाई बराबर एल आई रखिए, म्यू 0 एन स्क्वायर आई पाई आर बाई 2, एल निकालिए, म्यू 0 पाई आर बाई 2 और ये एन स्क्वायर। और फॉर गिवन मीडियम एंड ज्योमेट्री ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो एल बराबर के एन स्क्वायर। एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो L1 अपॉन L2 बराबर हो जाएगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये बात हुई हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। कहा गया यहाँ पे दो तरीके की कॉइल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में आपको सारी चीजें हैं, सेकेंडरी कॉइल में सारी चीजें हैं। यहाँ पे मामला ये हुआ है कि प्राइमरी कॉइल में हमने करंट की वैल्यू में चेंज किया है और पास में रखे हुए सेकेंडरी सर्किट में फ्लक्स के मान में अपने आप परिवर्तन हो गया है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कहा गया यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1, N2 phi2 बराबर कांस्टेंट लगाएंगे, MI1 M बराबर N2 phi2 अपॉन I1। और हमने यहाँ पे फैराडेज लॉ का सहारा लिया, E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। सेकेंडरी कॉइल के लिए बनाएंगे तो यहाँ सब में जो है 2 जो है सफिक्स लग जाएगा, E2 बराबर N2 डी फाई 2 अपॉन डी टी और E2 बराबर माइनस का D N2 फाई 2 अपॉन डी टी। N2 phi 2 इज रिप्लेसेबल बाई MI1 यहाँ पे रखा, तो E2 बराबर M माइनस का M DI1 अपॉन DT। अब तैयारी शुरू हो गई है म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालने की। तो M बराबर निकाला हमने, ऐसा आया DI1 अपॉन DT को अगर हमने 1 एम्पियर पर सेकंड कर दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। अब कैलकुलेशन ऑफ M की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि जिसमें करंट दे रखा गया है सबसे पहले आप उसमें निकालने मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक पॉइंट पे। दोनों कॉइल की भागीदारी हो इसलिए आप दूसरे वाले का एरिया से इसमें लाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई 2 हो जाएगा। N2 फाई 2 बराबर N2 B1 A2, N2 फाई 2 बराबर M I1 और I1 का टर्म हो जाएगा कट और आपको M की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाने जा रहे हैं M की वैल्यू फॉर सर्कुलर कॉइल, M फॉर सर्कुलर कॉइल्स।
सर्कुलर कॉइल्स के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करना। ये एक कॉइल हो गया I1 N1, ये दूसरा कॉइल हो गया N2 और ये R2 और ये R1 है। तो यहाँ पे करंट दे रखी गई है, इसलिए आपको यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए। म्यू 0 N1 I1 अपॉन 2R1, इस वाले के एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा V1 इंटू A2 म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। N2 फाई 2 लेना होगा, N2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। N1 N2 I1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। N2 फाई 2 को रिप्लेस करा दो MI1 से, ये हो गया म्यू 0 N1 N2 I1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, और M की वैल्यू आपके सामने आ गई है। म्यू 0 I1 कट गया, पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, और ये हो गया N1 N2। फॉर गिवन मटेरियल एंड फॉर गिवन ज्योमेट्री एंड मीडियम ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा K N1 N2। और कहा गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल्स। ये बात हुई म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन निकालना है बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिलेशन निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन M L1 एंड L2। तो ये एक कॉइल हो गया, ये एक कॉइल हो गया, यहाँ पे N1 हो गया, N2 हो गया। तो L1 बराबर K N1 स्क्वायर, L2 बराबर K N2 स्क्वायर, ये L1 और ये L2, और M बराबर है K N1 N2। तो M बराबर K N1 की जगह पे अंडर रूट में L1 अपॉन K, अंडर रूट में L2 अपॉन K, और ये M बराबर अंडर रूट में L1 L2। ये हो गया रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे आपको एक बात और बतानी होगी, हालांकि इस पे सवाल जल्दी जल्दी सेट नहीं करते। M बराबर C अंडर रूट L1 L2, इसको C पढ़ करके पढ़ा जाए, और C को कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यानी कि अगर दो कॉइल आपस में पास पास में रखे हुए हैं, बिल्कुल टाइटली कपल्ड है, तो C की वैल्यू 1, दूर दूर रखे हुए हैं, कोई लेना देना ही नहीं है, 0। आधा अधूरा अगर जो है रखा हुआ है, कपल्ड है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर जाएगा। तो ये 0 और 1 के बीच में, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू 1। ये 0 तब जबकि बिल्कुल लूजली कपल्ड, एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट, 1 तब जब टाइटली कपल्ड होंगे इसके लिए। तो ये बात हो गई ऐसे। और हमारे पास अगली बात जो पढ़ने को आ रही है वो है कॉम्बिनेशन के नाम पे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस के बारे में बात की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा अलग बात कही जाएगी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहा जाएगा। और इंटरेस्टिंग कहा जाएगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस के अंदर प्रॉपर्टी 2 वे रेजिस्टेंस की है और 1 वे कैपेसिटर की है। देखना है कि ये क्या फॉलो करता है। ये हमारे पास कोई सोर्स हो गया, ये सीरीज की बात करने जा रहे हैं। ये ऐसे रख दिया गया है, ऐसे रख दिया गया, ये L1 है, ये L2 है, ये सोर्स है फ्लक्स का, तो यहाँ पे phi1 और यहाँ पे phi2 हो गया। बहने वाली करंट I ही रहेगी, तो phi बराबर phi1 प्लस phi2, phi बराबर Li, तो L1I प्लस L2I, और ये LSI, LS बराबर L1 प्लस L2। ये तब है जबकि दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया गया है। लेकिन अगर कंसीडर किया गया है तो LS बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M करना होगा, और M बता चुका हूं आपको, अंडर रूट L1 L2 है।
ये प्लस तब जब दोनों में फ्लक्स, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में करंट, सभी सारी चीजें सेम सेंस में है तो प्लस, और अगर अपोजिट सेंस में है तो माइनस हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई। अब हम जरा यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात करें। ये हमारे पास सोर्स ऑफ फ्लक्स हो गया, आ गए यहाँ पे एक कॉइल, एक कॉइल, एक कॉइल, और सर्किट कंप्लीट हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे फाई है तो यहाँ भी फाई, यहाँ भी फाई, ये आई हो गया, ये I1 और ये I2 हो गया। ये L1 कहा, ये L2 कहा, तो I बराबर I1 प्लस I2, फाई बराबर Li, तो I बराबर फाई अपॉन L हो जाएगा, फाई अपॉन L हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। 1 अपॉन LP बराबर 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, तो LP बराबर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया गया है तो यहाँ पे आइडिया बंद, और अगर किया गया है तो L1 L2 प्लस माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। अगर कंसीडर किया गया है तो आइडिया ऐसा बना रहेगा, ध्यान रहे। तो दिस वाज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। आखिरी की जो है कुछ चीजें बची हुई हैं, उसमें से एक है एडी करंट्स। एडी करंट्स के बारे में जरा समझ लिया जाए कि जब भी कभी किसी मेटल फॉयल को, मेटल कोर को किसी टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो हम जानते हैं कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे पैदा हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदल रहा है, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से जनरेटेड थी, उनके बदलने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया, जो कि लेंज के नियम के अनुसार दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। अपोजिट होंगे तो नतीजा क्या होगा? कहेंगे नतीजा ये होगा कि सब एक दूसरे के लिए फ्रिक्शन का काम करेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन फॉर्म ऑफ हीट। इन्हीं को हीट वेव्स कहते हैं, और इन्हीं को हीट करंट कहते हैं, और इन्हीं को फिर दूसरी सुधरी हुई भाषा में एडी करंट्स कहते हैं। एडी करंट्स का इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी चेक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में, स्पीडोमीटर में, रिमोट्स में, इन सब का इस्तेमाल होता है। अगली बात आपको देखने को मिलेगी डीसी मोटर। मोटर का काम आप जानते हो कि ये कन्वर्ट करेगा क्या? ये कन्वर्ट करेगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और यहाँ पे एक सीधा सा फॉर्मूला आपको याद करना होता है। ये E जो है आपका अप्लाइड ईएमएफ है, अप्लाइड ईएमएफ है, स्मॉल e बैक ईएमएफ है, और ये जो स्मॉल e है ये प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल स्पीड होता है। E बराबर k ओमेगा हो जाएगा। E स्टार्टिंग में 0 होगा क्योंकि ओमेगा 0 था, और फुल स्पीड पे ये ओमेगा मैक्सिमम होगा। और स्मॉल r को आप कहोगे क्या? आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो I बराबर जो आएगा कैपिटल E माइनस स्मॉल e अपॉन R। स्टार्टिंग में हमने कहा कि ये E 0 हो जाएगा, तो ये I मैक्सिमम हो जाएगा, और फुल स्पीड पे ये हो जाएगा मैक्सिमम, तो करंट मिनिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा E माइनस E अपॉन R। दिस इज अबाउट डीसी मोटर। अब आप समझेंगे यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी को नहीं छूता, कीपिंग फ्रीक्वेंसी अनचेंज, इट कैन चेंज द वोल्टेज और करंट। एक समय पे या तो ये वोल्टेज बढ़ाएगा या फिर करंट बढ़ाएगा। वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट घटाएगा, वोल्टेज घटाएगा तो करंट बढ़ाएगा। ये पावर एम्पलीफायर नहीं होता। एक और बात, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का अंतर होता है।
म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित ये यंत्र ये देखता है इस बात को कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी चाहिए। और एक बात, ये दो कॉइल पे काम करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये जो नाम होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये वोल्टेज के आधार पे होते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसका नाम स्टेप अप, घट रहा है तो स्टेप डाउन है। और यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपका प्राइमरी कॉइल हो गया, प्राइमरी कॉइल NP नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ये हो गया ऐसा। बीच में सॉफ्ट आयरन रोड रखी गई है। ये क्या चीज है? कहेंगे ये है, पहले आयरन की ब्रिक रख दी जाती थी, लोहे की ईंटा रख दी जाती थी सीधे सीधे, तो वो गर्म हो जाता था। गर्म हो जाता था किसकी वजह से? कहेंगे एडी करंट्स की वजह से, एडी करंट्स की वजह से। तो क्या किया गया? कहेंगे उसी ईंटे को स्लाइसेस में डिवाइड करके इसके बीच में रख दिया गया। अब यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया और एडी करंट कम हो गया। ये लोड रेजिस्टेंस है बच्चों। लोड रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ये आपके पास इनपुट सिग्नल है, इनपुट है, और ये आपके पास आउटपुट है, आउटपुट है। और ये आउटपुट का ग्राफ ऐसा बनेगा। फेज डिफरेंस 180 डिग्री का। EP बराबर माइनस का NP और क्या डी फाई अपॉन dt हो गया। ES बराबर माइनस का NS डी फाई अपॉन dt हो गया। EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS हो गया। और पावर इन प्राइमरी बराबर पावर इन सेकेंडरी होगा तब जबकि एफिशिएंसी होगी 100%। तो EP इंटू IP बराबर ES इंटू IS, EP अपॉन ES बराबर IS अपॉन IP बराबर NP अपॉन NS हो गया। यहाँ पे मैंने कहा भी आपसे कि ये एफिशिएंसी होता है पावर इन सेकेंडरी अपॉन पावर इन प्राइमरी, ES IS अपॉन EP IP इंटू 100% कर लीजिए। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। और ये 100% तभी होगा जब इसमें 5 तरीके के लॉस होते हैं, वो कोई लॉस ना हो। एक होता है फ्लक्स लॉस, जितना फ्लक्स यहाँ से चला यहाँ पे कैरी नहीं हुआ। आयरन लॉस, आयरन लॉस का मतलब हो गया कि ये जो है आपका सॉफ्ट आयरन कोड ये ठीक से काम नहीं कर रहा। कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस क्या करता है? कहीं कॉपर लॉस, ये जो आपके कॉइल्स हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे। फ्लक्स लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। पहले से एक बार हमने यूज कर लिया है, फिर से यूज कर रहे हैं तो कुछ लॉस हो जा रहा है। एक होता है हमिंग लॉस। हमिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो जब चलता है, काम करता है, तो कुछ न कुछ हमिंग करता रहता है, आवाज करता रहता है, वो भी एक प्रकार का नुकसान होता है। अगर इनमें से कोई भी नहीं लॉस है तो एफिशिएंसी 100% होगी, अदरवाइज इसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। चलते चलते सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे कहीं कोई सेल, कोई डीसी सोर्स तो नहीं लगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क फॉर डीसी, इट वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर एसी। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जो है कुछ छोटे छोटे से वीडियोस आप लोगों को और देखने को मिलेंगे जो कि आधारित होंगे एक स्पेसिफिक तरीके के सवालों को लगाने के लिए। उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें, क्योंकि एक बार ये हो गया तो फिर जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आपके अटेंडेंट, आपके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमको पछताना पड़े। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।